ये चीज़ें आपको लास्ट टाइम भी बताई गई कि अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी तो वो सीधे ब्लास्ट को लीड करेगी, मतलब हम उसकी मदद से परमाणु बम बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं। और अगर हमने चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया तो फिर हम उसकी एनर्जी का जो यूज़ करेंगे उसके लिए भी हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है और वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा हुआ था कि जब हम रिएक्शन करवाने जाते हैं चेन रिएक्शन यूरेनियम पे, तो हमको 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमारे इंडिया में जो यूरेनियम मिलता है वो जो भी और उसका मिलता है, जो भी अयस्क हम निकालते हैं ज़मीन से, वो अयस्क में यूरेनियम 238 की मात्रा ज़्यादा रहती है और यूरेनियम 238 को ब्रेक करना हमको नहीं आता। उसमें यूरेनियम 235 की क्वांटिटी बहुत कम होती है और ये करीब करीब 0.7% ही होती है। बाकी पूरा का पूरा लगभग 99.3% तक पूरा यूरेनियम 238 होता है। अब यूरेनियम 238 मिलता ज़्यादा है पर हमको ब्रेक करना नहीं आता। यूरेनियम 235 को ब्रेक करना आता है पर वो हमको मिलता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पर सबसे पहले जो 3 प्रॉब्लम आपके पास थी, एक प्रॉब्लम तो ये थी कि मिलता नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि जब वो जाकर सामने वाले यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराते हैं ना तो वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते हैं, उसको पंक्चर करके निकल जाते हैं, इतनी हाई स्पीड उनकी होती है। तो एक दूसरा प्रॉब्लम ये था। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि हमको कंट्रोलिंग नहीं आ रही है। अगर कंट्रोलिंग आ जाए तो हम ये सब कर सकते हैं, उससे बनने वाली एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग यही देखेंगे कि इन 3 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर तीनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो हम रिएक्शन करवा पाएंगे, नहीं तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो जब तक पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता रिएक्शन होती रहेगी और ये ब्लास्ट को लीड करेगा और इससे बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर ये 3 समस्याएं हल कर पाए तो ही हम इस रिएक्शन को करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज हम इसको टच नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या वो तीनों डिफिकल्टीज जो रिएक्शन के कराने में आती हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे हम मतलब वो डिफिकल्टीज को हम उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। सबसे पहली डिफिकल्टी आपके सामने ये थी कि जो यूरेनियम हमारे पास मिलता है उसमें 235 वाला जो यूरेनियम है वो बहुत कम होता है। इसका तो हमने एक तरीका निकाल लिया। हमारी केमिस्ट्री में एक मेथड होता है जिससे आप मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म। अभी आपने पढ़ा होगा या हो सकता है नहीं पढ़ा हो, पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो और होते हैं, जो अयस्क होते हैं, उनमें उचित तरीका यूज करते हुए उनसे हम प्योर मेटल या प्योर जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है वो निकालते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आप पढ़ेंगे कि अगर जो मिलता है अयस्क आपको बॉक्साइट वगैरह, उसमें से शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका एक धातु कर्म की अपनी एक प्रक्रिया है केमिस्ट्री में। वो प्रोसेस यूज करके ही आप ओरिजिनल मेटल पा लेते हैं, प्योर मेटल। उन्हीं में से कोई प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, वो क्योंकि केमिस्ट्री का प्रोसेस है इसलिए उस पर हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमको जो और मिलता है, जो हमको अयस्क मिलता है यूरेनियम का, उसमें यूरेनियम 238 ज़्यादा मात्रा में और यूरेनियम 235 कम होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री का धातु कर्म वाली जो भी सुइटेबल प्रोसेस है वो लगाते हैं और यूरेनियम 238 को हटाते जाते हैं। तो यूरेनियम 238 भी है, यूरेनियम 235 भी है। हम उसमें मेटलर्जी की सुइटेबल प्रोसेस लगा के यूरेनियम 238 को धीरे धीरे उससे हटा देते हैं। आप यूं समझ लो, सिंपल प्रोसेस में धुलते चले जाते हैं। तो यूरेनियम 238 उससे हटता चला जाता है। बाद में केवल क्या बचेगा, यूरेनियम 235 बचेगा। हाँ, ये होगा कि जब इतना सारा आप उसको साफ करोगे, इतना सारा लोगे, तो इतना यूरेनियम 235 मिलेगा। तो प्रोसेस बड़ी कॉस्टली है, बहुत महंगी प्रक्रिया पड़ती है 238 से 235 को निकालना, बहुत प्रक्रिया महंगी है। लेकिन अब नहीं है हमारे पास तो हमको यूज तो करना ही है, तो हम करते हैं। उसमें केमिस्ट्री का अपना प्रोसेस रहता है।
तो जैसे कि मैंने बोला, उस प्रोसेस का जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिस्ट्री का काम है, हमारी फिजिक्स के अंतर्गत ये सब चीज नहीं आती है। तो लेकिन अब आप समझ गए कि करना क्या है। जमीन से जो अयस्क मिलता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनमें हम मेटलर्जी के प्रोसेस लगा करके शुद्ध रूप से क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यूरेनियम 235 प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया आपकी होती है, जो प्रोसेस होती है, जिसमें ये जो आपको मिश्रण मिलता है, एक इम्प्योर यूरेनियम मिलता है, उसकी मदद से जो आप प्योर यूरेनियम 235 पाने का प्रयास होता है ना, इसको बोला जाता है एनरिचमेंट। इसको क्या बोला जाता है? एनरिचमेंट इसको कहा जाता है। तो समझ गए आप, यूरेनियम 235 जो जमीन में मिला वो कैसा मिला हमको? अशुद्ध। उसमें हमने मेटलर्जी के प्रोसेस लगा के उसको कैसा यूरेनियम बना लिया? शुद्ध। ये प्रक्रिया का नाम हमने क्या रखा? एनरिचमेंट, यानी कि अशुद्ध से शुद्ध प्राप्त करना, ये एनरिचमेंट मिला। अब ये एनरिचमेंट हुआ, एनरिचमेंट करके कितने परसेंट तक प्योर कर सकते हैं हम? तो आंसर है बहुत ज्यादा प्योर नहीं कर पाते हम, उसके बावजूद भी 3 से 4% तक ही हम यूरेनियम 235 ले पाते हैं। 0.7% जहां था, अब उसकी जगह पर कितना बन जाता है? 3 से 4% तक हम एनरिचमेंट करके यूरेनियम 235 प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उसकी पतली पतली रॉड बना ली जाती हैं। देखिए, जैसे ये आप रॉड देख रहे हैं चौक की, ऐसे ही उसकी पतली पतली रॉड बना ली जाती है। और एक प्रॉब्लम होता है कि अगर हम रॉड बना लेंगे, या यूरेनियम प्योर हमको मिल गया, अब प्योर यूरेनियम हम रखेंगे कैसे उसको? उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो यूरेनियम हमारे पास रहेगा उसमें से लगातार न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, कल भी हमने जिक्र किया। अब यूरेनियम हमने बहुत सारा प्योर कर करके उसका एनरिचमेंट करके हमने अलमारी में रखा। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर यूरेनियम को प्योर करके आप बहुत सारा यूरेनियम जमा करते जाएंगे, अलमारी में जमा करते जाएंगे, तो यूरेनियम से लगातार क्या निकलते रहते हैं? न्यूट्रॉन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब आपने यूरेनियम रख दिया, अलमारी पर रखा हुआ बहुत सारा जमा, अब हर यूरेनियम से क्या निकल रहे हैं? न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन निकलेंगे तो बगल वाले यूरेनियम नाभिक पे पड़ जाएंगे। अगर बगल वाले यूरेनियम नाभिक पे पड़ जाएंगे तो ये तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम रख नहीं सकते फिर उसको ऐसा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप गेहूं, दाल, चावल या और चीजें रख देते हैं, बहुत सारी चीजें, कि उसको खूब सारा इकट्ठा करके आप एक ही जगह जमा कर देते हो। आप यूरेनियम नहीं रख सकते। यूरेनियम रखोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, अभी आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यूरेनियम से अपने आप न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और वो बगल वाले यूरेनियम न्यूक्लियस को जाकर ब्रेक कर देंगे, और एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई फिर आप रोक नहीं सकते, जहां भी रखोगे वहां बर्स्ट हो ही जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो हम शुद्ध जितना भी हम प्योर कर पाते हैं, वैसे ज्यादा प्योर ही नहीं कर पाते, 3 to 4% तक ही हम उसको प्योर कर पाते हैं। ये जो प्योर यूरेनियम हमको मिलता है इतने परसेंट वाला, इसके हम रॉड बना लेते हैं, ऐसे लंबे लंबे रॉड बना लिए जाते हैं, रॉड बना लिए जाते हैं। और उसमें भी देखो एक चीज और, लास्ट क्लास में आपने एक चीज ये भी पढ़ी हुई थी कि रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए भी यूरेनियम की एक निश्चित साइज उसका और यूरेनियम का एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। अगर उस निश्चित साइज या उस निश्चित द्रव्यमान से साइज और द्रव्यमान कम है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। और उस साइज और द्रव्यमान का नाम क्या रखा गया था? क्रांतिक साइज और क्रांतिक द्रव्यमान, ये उनके नाम रखे गए थे। याद आ रहा है आपको? तो हमको ये भी नॉलेज है, क्या नॉलेज है कि अगर हम यूरेनियम का साइज और उसका द्रव्यमान क्रांतिक साइज और क्रांतिक द्रव्यमान से कम रखेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ये भी एक नॉलेज हो गया हमको। तो अब उसकी हम क्या करते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं कि जो यूरेनियम 3 से 4% वाला शुद्ध वाला मिला हमको, इसके हमने बड़े बड़े लंबे लंबे रॉड बना लिए, लंबे लंबे रॉड बना लिए, और उसका साइज और द्रव्यमान हमको पता है कि कितना साइज या कितना द्रव्यमान मिनिमम होने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना साइज या जितना द्रव्यमान होने से रिएक्शन स्टार्ट होगा उसका केवल 10% हम ले लेते हैं और इसको काटते चले जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि 1 किलो की रॉड है और हम जानते हैं
नहीं, 1 किलो की रॉड नहीं, हम जानते हैं कि 1 किलो यूरेनियम होने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, चेन रिएक्शन। तो फिर हम 1 किलो का कितना लेते हैं? केवल 10%। अब आप सोचोगे जब 1 किलो से रिएक्शन स्टार्ट होती है तो 999 ग्राम ले लो ना, रिएक्शन तो 1 किलो से स्टार्ट होती है। बात सही कह रहे हैं आप, 999 ग्राम में स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि रिएक्शन 1 किलो से स्टार्ट होती है। पर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना, आसपास जितना भी होगा सब खत्म हो जाएगा, कुछ जीवन का चिन्ह नहीं बचेगा। आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि इससे पहले यहां आसपास जीवन था कि नहीं था, आसपास कोई रहता था कि नहीं रहता था, कुछ पता नहीं चल पाएगा आपको। समझ रहे हैं? इतना बड़ा इसका रिस्क है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम सेफ्टी का जो हमारा पैमाना है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर 1 किलो में जाके वो बर्स्ट होना स्टार्ट होता है, उसका क्रिटिकल मास 1 किलो का है, तो हम 1 किलो का केवल 10% के टुकड़े बना लेते हैं बस। कितना भी प्रॉब्लम आएगा बर्स्ट हो ही नहीं पाएगा ना वो, तो क्योंकि 1 किलो होने पर बर्स्ट होता है, तो हम केवल उसका 10% ही यूज करते हैं। तो 10% लेकर पहले रॉड बनाई गई लंबी लंबी, उसके बाद 10% के टुकड़े काट दिए गए। किसका 10%? क्रांतिक द्रव्यमान का, क्रांतिक साइज का 10% हमने काट लिया। और ऐसे बना बना के ऐसे काफी टुकड़े बना लिए हमने। टुकड़े बनाने के बाद उनको एल्यूमिनियम की ट्यूब ली हमने, एल्यूमिनियम की ट्यूब। अब एल्यूमिनियम की ट्यूब ली, उसमें बीच बीच में पार्टीशन कर दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ट्यूब काहे की ले रहे हो आप? पाइप एल्यूमिनियम का, और उसमें बीच बीच में हमने ऐसा पार्टीशन लगा दिया, 1 खंड 2 खंड 3 खंड ऐसा बना दिया। और हर एक खंड में एक पीस हमने वो जो टुकड़ा बनाया है वो एक पीस हमने हर खंड में डाल दिया, तो ऐसा ट्यूब तैयार हो गई। उसको आसपास से हमने लेड से लपेट दिया। लेड क्या करता है? अगर अब देखो, पहली बात तो सेफ्टी का कितना बड़ा स्केल है हमारा। पहली चीज तो जितने टुकड़े पड़े हुए हैं वो सब टुकड़े क्रांतिक द्रव्यमान का कितना द्रव्यमान है उनका? 10% केवल। तो रिएक्शन स्टार्ट हो ही नहीं सकती पहली बात तो। फिर भी हम सोचते हैं कि कहीं रिस्क ना हो जाए, तो हम उसको एल्यूमिनियम के ट्यूब में अलग अलग पार्टीशन बना के रख देते हैं। एक एक टुकड़ा, जैसे इतनी बड़ी ट्यूब हमने ली, ये एक पार्टीशन है तो एक टुकड़ा इसमें डाल दिया, फिर एक पार्टीशन ये है, एक टुकड़ा इसमें डाल दिया, फिर एक पार्टीशन ये है, एक टुकड़ा इसमें डाल दिया। ऐसा लंबी लंबी ट्यूब बना दिया। और उसके बाद भी हमारा मन नहीं माना तो हमने लेड को लपेट दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी हो सकता है कि अगर न्यूट्रॉन निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन कहीं से हो जाए, कहीं दूसरी जगह चले जाए वो न्यूट्रॉन और जाके किसी बड़े ढेर पे जाके वो रिएक्शन कर दें, तो न्यूट्रॉन बाहर भी नहीं आने चाहिए। उसके बाद हमने उस नली में ना, उस पाइप में लेड को लपेट दिया। लेड क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर अब न्यूट्रॉन निकलेगा भी ना, तो पहली बात तो सब अलग अलग खंड है तो न्यूट्रॉन बाहर नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर वो बाहर आया भी तो क्या लिपटा हुआ है इस पे? लेड। लेड उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कहीं से भी हम इतना सा भी रिस्क रखना नहीं चाहते। मैंने बताया ना, क्योंकि एक बार अगर इसकी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई और अगर काफी यूरेनियम जहां पर रखा जा रहा होगा वहां बहुत यूरेनियम रखा हुआ है, तो उसके आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जीवन का चिन्ह नहीं रह जाएगा, चिन्ह नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं? इतना डेंजरस है ये। तो वो जो छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं ना इसके, उनको पैलेट्स बोला जाता है, पैलेट्स। तो हम क्या करते हैं? पहले एनरिचमेंट करते हैं, उसका प्योर करते हैं, फिर उसकी फ्यूल रॉड बना, फिर उसको हम करते ये हैं कि उसके पैलेट्स बना लेते हैं। पैलेट्स मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को फिर काहे में रख देते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ट्यूब में रख देते हैं। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बन गया ये बन गया फ्यूल रॉड्स। और इनको फिर लैब में रखा जाता है, जहां पर भी ये सेंटर बने हुए हैं इनके, कि वहां इनको प्योर कर करके गवर्नमेंट रखवाती है, वहां पर ये ऐसे रॉड रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्योर होकर ऐसा ढेर बना बना के कोने में जमा किया जाए, अलमारी में रखा जाए, नहीं।
ऐसी रॉड बना बना के उनको हम अलमारियों में रखते हैं, और बड़ी सेफ्टी के साथ, इतनी सेफ्टी के साथ कि उसमें भी जहाँ पे रखे होंगे उसके बाहर भी जहाँ पर रखे जाएंगे वहाँ बड़ा लॉक वगैरह लगे होंगे, उनकी सेफ्टी के लिए गार्ड वगैरह होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सेफ्टी नहीं करेंगे, कोई भी आदमी जाके रॉड चुरा के ले आ सकता है। अगर चुरा के ले जाएगा फिर वो जाके उसका मिस यूज कर सकता है ना यूरेनियम का। भाई जैसे किसी चोर के हाथ में लग गया, और आजकल तो चोर भी बड़े इंजीनियर टाइप के चोर होते हैं, आपने देखा होगा। ये जितना भी काम करते हैं, ये जो बहुत पढ़े लिखे लड़के होते हैं, जो बड़े उनके मतलब कंप्यूटर में बड़ा वो स्मार्ट होते हैं, माहिर होते हैं, वो लोग ये सब काम करते हैं। तो अगर उनके हाथों में किसी तरीके से लग गया, तो आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट आज एक ऐसी चीज है जिस पर आप केवल डाल दीजिए कि मुझे परमाणु बम बनाना है, सैकड़ों साइट आपको परमाणु बम बनाने का आइडिया दे देंगे। तो अगर ये किसी के हाथ में लग गया ना, तो ये उसका मिस यूज कर सकता है और फिर हम बचा नहीं पाएंगे। तो बड़ा सेफ्टी के साथ इनको रखा जाता है। जहां पर रखा जाएगा वहां बड़ा लॉकर वगैरह होंगे, उसके बाहर गार्ड वगैरह लगे होंगे, बड़ी दूर से इसका पूरा बनाया जाता है सिस्टम। मतलब इसको गवर्नमेंट अपने अंडर पे रखती है। अभी कुछ सालों पहले ट्रॉम्बे से कुछ रॉड चोरी हुए गए थे। चोरी हुए रॉड तो तुरंत सेफ्टी अलार्म हुए, पूरी जगह फैलाई गई खबर कि ये हो गया है। बड़ी तेजी से इसकी जांच हुई और फिर जाके उन्होंने रेलवे स्टेशन से उन लोगों को पकड़ लिया था। तो खैर रॉड मिल गई थी, लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसलिए हम इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो लैब में इसको ऐसे रखा जाता है। पहले एनरिचमेंट करते हैं, फिर उसके पैलेट्स बना लेते हैं, फिर उसको एल्युमिनियम ट्यूब में रख देते हैं। एल्युमिनियम ट्यूब में जब रखते हैं फिर लेड वगैरह लपेट वपेट के, और उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्यूल रॉड। अब आप जानते हैं, अब ऐसी 10-20 रॉड आप इकट्ठे जमा के ऐसे रख दो ना, जैसे ये रॉड बना ली हमने, अब चिपका के वैसे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सब एल्यूमिनियम के भीतर है, इसके बाद लेड भी सब में लिपटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। अब ऐसे रख दो आप, इतना बड़ा बंडल बना बना के आप कहीं भी रखते जाइए। ये एक तरीका है। तो जो पहली प्रॉब्लम हमारी थी वो हमने ऐसे दूर किया कि हमारे पास जो शुद्ध यूरेनियम 235 नहीं मिलता, उसको हम कैसे लेते हैं, एनरिचमेंट करवाते हैं उसका मेटलर्जी से, फिर उसमें से थोड़ा बहुत 3-4% शुद्ध हमको मिल जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या थी कि न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये तोड़ेगा नहीं। न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये जाएगा और जाकर के यूरेनियम न्यूक्लियस पे जाके पंक्चर करके दूसरी तरफ चला जाएगा, पर तोड़ेगा नहीं। आपको लास्ट क्लास में भी बताया। तो फिर क्या चाहते हो आप? आंसर है, हम चाहते हैं कि थोड़ी स्पीड कम कर लो इसकी, ताकि स्पीड इतनी हो जाए कि जब ये न्यूक्लियस पे जाए और अंदर प्रवेश करे, फिर बाहर निकले नहीं। अंदर रह जाएगा अगर, तो साइज बड़ा हो जाएगा न्यूक्लियस का और उसको टूटना ही पड़ेगा। तो स्पीड कम करवानी चाहिए मुझे। स्पीड हम कैसे कम करवा सकते हैं? कितनी स्पीड चाहिए आपको? तो आंसर है, हमको न्यूट्रॉन की स्पीड उतनी स्पीड चाहिए जितनी आपके हैवी हाइड्रोजन की होती है। आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें जो 1H2 होता है इसको हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, 1H2, जिसे आप ड्यूटेरियम कहते हैं। तो इसको हम क्या बोला करते हैं, हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन का हैवी वाला पार्ट है तो 1s3 से भी हैवी, लेकिन वो स्थायी नहीं है, आपको बताया था मैंने। तो हम हैवी हाइड्रोजन, वो स्पीड मुझे न्यूट्रॉन की चाहिए जितनी हैवी हाइड्रोजन की स्पीड होती है। तो हमको एक बेनिफिट इसमें मिलता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान करीब करीब हैवी हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम वाला पार्टिकल है ना, इसके बराबर ही उसका मास होता है। अब देखिए कितना अच्छा हमने इसका तरीका निकाला। क्लास 11th में फिर से सुनिए, न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हम उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आया कितनी कम करना चाहते हैं? तो हमारा आंसर है, हम उतनी कम करना चाहते हैं जितनी कि एक हैवी हाइड्रोजन की होती है। उतनी स्पीड अगर इसकी हो जाए तो फिर ये स्पीड सुइटेबल होगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, मान लिया कि चलो ये ठीक है, ऐसा होगा। पर इसके साथ हमको एक जानकारी और मिली कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो करीब करीब किसके बराबर होता है, हैवी हाइड्रोजन के बराबर होता भी है। अब हमने एक दिमाग लगाया अपना, क्लास 11th में कोलिजन आपने पढ़ा था, संघट्ट। संघट्ट पढ़ते, एक विमीय संघट्ट, द्विविमीय संघट्ट पढ़ा जाता है। कोलिजन में जब आप पढ़े थे
तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आपने पढ़ी थी। उनमें एक पॉइंट ये भी पढ़ा गया था कि टक्कर करने वाले अगर दो पार्टिकल का द्रव्यमान बराबर है, टक्कर करने वाले दो पार्टिकल के मासेस अगर आपस में इक्वल हैं, तो जब ये टकराते हैं तो इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। बराबर द्रव्यमान वाले पार्टिकल टकराएंगे, टक्कर के बाद जो वेलोसिटी इसकी होगी वो इसकी बन जाएगी, और जो वेलोसिटी इसकी होगी वो इसकी बन जाएगी। वेग का एक्सचेंजमेंट हो जाता है, लेन देन हो जाता है। जितना वेग इसका होगा वो बगल उसका हो जाएगा जिससे टकराएगा, और जो स्पीड इसकी रही होगी वो इसके पास आ जाएगी। ये हमने कोलिजन में पढ़ा हुआ था। और यहां पर भी हम यही चाहते हैं कि न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि इसको कौन सी स्पीड मिल जाए, जो ड्यूटेरियम की स्पीड है, जो हैवी हाइड्रोजन की स्पीड है वो इसको मिल जाए। और नाइट्रोजन का इसमें हमें फायदा किसने किया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का द्रव्यमान दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो अगर हम किसी तरीके से क्या करवा दें, ये न्यूट्रॉन जो निकलेगा यूरेनियम से न्यूट्रॉन निकला बहुत हाई स्पीड वाला, यहां पर इसकी स्पीड मुझे कितनी करनी है, ये न्यूट्रॉन के बराबर चाहिए, दोनों के मास भी बराबर हैं, तो हम दोनों के आमने सामने टक्कर करवा देंगे। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम दोनों की मास कैसे हैं आपस में, बराबर। इसमें से तेज कौन चल रहा है, न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम की स्पीड धीमी है, और जो इसकी स्पीड है वही मुझे अब इसकी चाहिए। तो जैसे ही न्यूट्रॉन निकलेगा इसके सामने हम एक ड्यूटेरियम रख देंगे। समझ में आया? यहां से न्यूट्रॉन निकला यूरेनियम से, जैसे में देखा न्यूट्रॉन निकला, इसके सामने हमने ड्यूटेरियम रख दिया, हैवी हाइड्रोजन। ये जाएगा, इससे टकराएगा, दोनों के द्रव्यमान बराबर है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी तो जो वेग न्यूट्रॉन का है वो किसको मिल जाएगा, हैवी हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम को। और जो वेग ड्यूटेरियम का है वो किसको मिल जाएगा, न्यूट्रॉन को। मिल गया, देखो न्यूट्रॉन को वही वेलोसिटी मिल गई जो ड्यूटेरियम की है। हमारा काम बन जाएगा। पर कैसे करेंगे, क्या हम ड्यूटेरियम को लिए घूमेंगे उसके सामने, और हमें क्या पता कब कहां से न्यूट्रॉन निकलने वाला है। तो हमने क्या किया, हैवी वाटर ले लिया, भारी जल आप जिसको बोलते हो। भारी जल में क्या होता है, भारी जल में ड्यूटेरियम मिल जाएगा आपको, क्योंकि भारी जल क्या चीज है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही तो भारी जल बोलते हैं, D2O। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल बोला जाता है। तो हम एक काम करेंगे कि जैसे ये यूरेनियम है मेरे पास, और यूरेनियम के चारों तरफ हम भारी जल भर देंगे, भारी जल में इसको डुबा ही देंगे सीधे। अब हम तो भारी जल में जब इसको डुबाएंगे तो अब जब भी इससे न्यूट्रॉन निकला करेंगे, अब जैसे ही निकलेंगे तो आसपास भरा क्या है, भारी जल। भारी जल में कौन है, न्यूट्रॉन। अब जब न्यूट्रॉन निकलेगा और आसपास न्यूट्रॉन की भीड़ भरी हुई है तो कहीं ना कहीं तो टक्कर हो ही जाएगी इसके। तो फिर हम यूरेनियम को अब कहां रख दिया करेंगे, भारी जल में डुबा के रख दिया करेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो एक न्यूट्रॉन की, फिर से बताओ अगर समझ में आ गया है, न्यूट्रॉन नॉर्मल जो न्यूट्रॉन निकलता है यूरेनियम से वो न्यूक्लियस तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड आप कम करना चाहते हो, कितनी कम करना चाहते हो, जितनी स्पीड ड्यूटेरियम की होती है। तो कैसे करोगे आप, कोलिजन के प्रिंसिपल से दोनों की आपस में क्या करवा दो, टक्कर करवा देंगे। और टक्कर करवाने से क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं इसलिए वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो न्यूट्रॉन को कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी, ड्यूटेरियम वाली, और ड्यूटेरियम को कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी, न्यूट्रॉन वाली। ड्यूटेरियम को न्यूट्रॉन वाली मिलेगी, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी है ना, वो कम हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। अब यहां पर थोड़ी और देखो, शब्दों को समझने की कोशिश करिए। देखिए ड्यूटेरियम के पास जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग कहते हैं। याद रखिएगा, किसके पास, ड्यूटेरियम के पास, क्योंकि वो उसकी थर्मल स्टेट की वजह से है, उसकी हीट की वजह से है। तो ड्यूटेरियम के पास जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का नाम क्या है, थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग। और टकराने के बाद ये वेग मिल किसको गया, न्यूट्रॉन को। तो थर्मल वेलोसिटी अब किसके पास है, तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, इसको हम बोल देते हैं थर्मल न्यूट्रॉन।
कौन से न्यूट्रॉन को, जो यूरेनियम से निकला है उसको, या जो ड्यूटेरियम से टकराने के बाद वाला न्यूट्रॉन है? ड्यूटेरियम से टकराने के बाद वाले न्यूट्रॉन को। ड्यूटेरियम से टक्कर के बाद जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वही है, देखो न्यूट्रॉन तो वही है, चेहरा नहीं बदला उसका और कुछ बदला नहीं है, केवल उसकी स्पीड में परिवर्तन आ गया। लेकिन वो वाले न्यूट्रॉन को अब हम क्या बोल देते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन का नाम आते ही ये मत समझिएगा कि न्यूट्रॉन बहुत गर्म है, क्योंकि थर्मल शब्द का मतलब हीट से होता है। तो न्यूट्रॉन गर्म नहीं है, थर्मल न्यूट्रॉन हम इसलिए उसको बोल रहे हैं क्योंकि इस न्यूट्रॉन को वो वाली वेलोसिटी मिली है जो वेलोसिटी एक ड्यूटेरियम के पास थी, और उस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी बोलते थे। इसलिए जब न्यूट्रॉन को ये वाली वेग मिल गया तो हमने इसको कौन सा न्यूट्रॉन बोलना शुरू कर दिया? थर्मल न्यूट्रॉन बोलना शुरू कर दिया हमने इसको। एंड नाउ आई होप कि अब सेकंड प्रक्रिया, जो सेकंड प्रॉब्लम थी, वो भी आपको समझ में आ गई कि दूर कैसे करना है। समझ आ गया आपको कैसे दूर करना है? न्यूट्रॉन की टक्कर करवा देंगे किसके साथ में? ड्यूट्रॉन के साथ में। इससे न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो नाभिक को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट लिख देंगे न्यूट्रॉन का संघट्ट। न्यूट्रॉन का संघट्ट ड्यूट्रॉन से कराने पर उसका वेग कुछ कम हो जाएगा, उसका वेग कुछ कम हो जाएगा तथा अब न्यूट्रॉन यूरेनियम नाभिक को तोड़ सकता है। ठीक है, और इस वाले न्यूट्रॉन का नाम हमने क्या रखा है? इस वाले न्यूट्रॉन का हमने नाम रखा थर्मल न्यूट्रॉन। वाओ, सेकंड प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है? कंट्रोल। थर्ड प्रॉब्लम जो हमारा कंट्रोल है ये आसान है। इसके लिए हमने क्या किया? थर्ड प्रॉब्लम जो कंट्रोलिंग प्रॉब्लम है, उस पर हम एक काम कर देते हैं कि जहां पर ये रिएक्शन हो रही होती है वहां पर हम लेड वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेड वगैरह का इस्तेमाल करने से हम उसको ऐसा कंट्रोल करते हैं। ये चीज कल भी हमने आपको बताई थी कि जैसे एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो आप ऐसा कर लो कि 2 न्यूट्रॉन्स को आप क्या करवा दो? एब्जॉर्ब करवा दो। एक को आगे बढ़ने दो, फिर एक न्यूक्लियस टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 2 को एब्जॉर्ब करवा दो, एक को आगे जाने दो, फिर एक न्यूक्लियस टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 2 एब्जॉर्ब करवा देंगे, एक को आगे जाने देंगे। इस तरह से हर बार टूटेंगे कितने न्यूक्लियस? 1। निकलेंगे कितने न्यूट्रॉन? 3। पर आगे जाके फिर कितने न्यूक्लियस टूटेंगे? 1 ही टूटेगा। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कंट्रोल कर लिया उसको। और जब चाहेंगे बंद करना, कि हम रिएक्शन बंद करना चाहते हैं, तो भी लेड हमारे पास है, वो न्यूट्रॉन को क्या कर लिया करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसकी मदद से जैसे ही हम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवा देंगे, जब न्यूट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो ब्रेकेज बंद हो जाएगा उसका। ठीक है ना? तो कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हमने एक पॉइंट बनाया है, एक इसमें राशि बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला होता है, देखिए जगह थोड़ी कम है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, फिजन आउटपुट। देखिए ये लैंग्वेज हमको समझ में आ रही है इसलिए मैंने यही नोट कर दिया है।
फिजन आउटपुट अपॉन फिजन इनपुट। ये इसका मीनिंग क्या है? सुनो मेरी बात, देखो। रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इसका मान हम हमेशा कितना चाहते हैं होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन होता है फिजन आउटपुट अपॉन फिजन इनपुट। फिजन मतलब विखंडन, आउटपुट मतलब जो हमको रिजल्ट उसका मिलेगा, और इनपुट मतलब जो हम करेंगे। जैसे हमने एक न्यूट्रॉन भेजा, उससे एक न्यूक्लियस टूटा, समझ में आया? एक न्यूट्रॉन भेजा, एक न्यूक्लियस टूटा, तो हमने कितने न्यूक्लियस तोड़े? 1। उसके बाद वो न्यूक्लियस टूटने से कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 3। ये कितने तोड़ेंगे जाके? 3 तोड़ेंगे, लेकिन हम 2 उनमें से क्या करवा लेंगे? तो अब ये कितने तोड़ेगा? 1। ये आउटकम है हमारा इनपुट क्या है? इनपुट है कि हमने एक न्यूक्लियस तोड़ा है, और आउटपुट में कितने न्यूक्लियस टूट रहे हैं? 1। तो इनपुट में भी एक न्यूक्लियस टूट रहा है, आउटपुट में भी एक न्यूक्लियस टूट रहा है, इसलिए 1/1। K की वैल्यू क्या रह जाएगी? 1। अगर K का मान 1 से ज्यादा हो गया, जैसे इसकी वैल्यू हो गई 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि हमने कितने तोड़े? 1, और वहां कितने न्यूट्रॉन आगे जाके धूम मचा रहे हैं? 2। तो ये चीज फिर 2 के 6 हो जाएंगे, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। देखो, इसलिए हम चाहते हैं कि हर बार निकले चाहे 3 न्यूट्रॉन, लेकिन हर बार नाभिक कितने टूटने चाहिए? 1 1 1 1। इस तरह से हम उसको क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तो K का मान सुनो, देखो, K का मान अगर 1 रहेगा तो रिएक्शन कैसी होगी? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब बताओ, K का मान अगर 1 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? कंट्रोल रहेगी, बंद नहीं हो जाएगी रिएक्शन। अगर K का मान 1 से भी कम हो गया, कि हमने 1 तोड़ा और उधर कुछ टूटा ही नहीं, 1 से कम हो गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो चेन रिएक्शन ही नहीं होगी, फिर तो रिएक्शन बंद हो गई ना। समझ रहे? अगर K का मान 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब। तो क्योंकि ये लैंग्वेज हमको समझ में आती है, सबको समझ में आने लगी होगी अब, तो इसलिए हमने ये लैंग्वेज आपको लिख के दिखा दिया है। ठीक है ना? फिर से बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बताओगे आप? जितने न्यूक्लियस हम तोड़ेंगे उसको हम हर में लिखेंगे, और उसके बाद जितने आगे चल के टूटेंगे उसको हम अंश में लिख लेंगे। तो अगर एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस ऐसा टूट रहे हैं, तो ये रिएक्शन का K कितना आएगा? 1। अगर रिएक्शन का रेट K का मान 1 से कम हो गया तो रिएक्शन बंद हो जाएगी और एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी आपको, पर हम तो एनर्जी लेना चाहते हैं। और अगर K का मान 1 से ज्यादा हो गया तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और बम बनेगा ही। आप नहीं सोचोगे तो भी बर्स्ट हो जाएगा वो। समझ आ रहा है आपको? तो आप क्या चाहते हो? K का मान 1 से कम, K का मान 1 से ज्यादा, या K का मान 1 के बराबर? 1 के बराबर, ताकि रिएक्शन चलती रहे और हमको एनर्जी मिलती रहे। तो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, श्रृंखला अभिक्रिया में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर होनी चाहिए। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर होनी चाहिए K = 1, K is greater than 1, K is less than 1, या इनमें से कोई नहीं। K is equal to 1 for controlled chain reaction, and for uncontrolled chain reaction the rate of reaction should be greater than 1. ओके, इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करना सीख गए? कंट्रोल करना भी सीख गए। तो जो लास्ट क्लास में 3 प्रॉब्लम्स थी, 3 डिफिकल्टीज थी, जिनके डर की वजह से हम रिएक्शन को शुरू भी नहीं कर रहे थे, वो डिफिकल्टीज दूर हो गई आज आपकी। तो इसका मतलब अब आप क्या कर सकते हो? आप रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो ना। तो चलिए फिर करते हैं। कहाँ? रिएक्टर बनाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ यूज करेंगे? रिएक्टर में। उसकी एनर्जी का हमको यूज करना है।
तो वो जिस मशीन में हम उस एनर्जी को बनाते हैं ना, उसको हम रिएक्टर बोलते हैं। इसको परमाणु भट्टी भी बोला जाता है, एटॉमिक पाइल बोलते हैं इसको। न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। अब हमने देखे, जब ये सीख गए तो करने गए, उसके पहले हम रिस्क नहीं लिया। देखो हमने जब ये सीख गए ना, तब हम ये करने आए। आप सोचोगे बम नहीं बनाओगे क्या? बनाएंगे। उसके लिए के का मान 1 से कैसा रखना पड़ेगा। अभी इसको सीख लो आज, फिर बम बना के दिखा देंगे हम आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर, बस इधर देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर हिंदी में कहते हैं परमाणु भट्टी। देखिए बड़ी चीज है कि ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल है। सेफ्टी का स्टैंडर्ड बहुत हाई चाहिए मुझको। आप जानते हैं सेफ्टी का स्टैंडर्ड इसलिए हाई चाहिए क्योंकि इसमें रेडिएशन का लीकेज बहुत होता है। रेडिएशन का लीकेज होगा, बॉडी पे अगर पड़ेगा तो उस इंसान की बॉडी डैमेज हो सकती है। जिसको भी पड़ जाएगा बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो देखिए बनाते कैसे, कैसा बना होता है, उसका इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन आपके सामने ये बना हुआ है, पूरा का पूरा फिगर। आप ध्यान से देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ एक बॉक्स बना आप दिखाई दे रहा होगा। ये जो बॉक्स हुआ आप देख रहे हो, ये स्टील का बना होता है। और ऐसा नहीं ये पतली स्टील बना दो, ये मोटी स्टील का। तो ये स्टील का बना होता है। ये देखिए इसका नाम मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं कोर, हिंदी में क्रोड कहा जाता है, स्टील का। और ये स्टील जो होती है चारों तरफ से बिल्कुल पैक रहेगी, एक भी इतना जगह नहीं होगी इस सुराख हो वहां से लीकेज हो जाएगा, ये हम नहीं करना चाहते। तो ये स्टील का एक बॉक्स बना रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर। और ये बड़ी मोटी स्टील का बना होगा, ये मोटी स्टील का, मतलब ताकि हम हर हाल में चाहते हैं रिएक्शन हो चाहे ना हो, किसी की जिंदगी का नुकसान नहीं चाहिए मुझको। समझ रहे हैं ना? रिएक्शन हम 10 साल 20 साल बाद करेंगे, लेकिन इससे किसी की बॉडी को नुकसान नहीं होना चाहिए, जनहानि नहीं होनी चाहिए। तो ये कोर मैंने बनाई, स्टील की मोटी दीवार का बनाया। उसके अंदर देखिए पहले क्या रखा गया। अंदर में ये चीजें जो देख रहे हैं बेटा, ये मोटी मोटी रॉड आप देख रहे हैं, ये वही है फ्यूल रॉड। ठीक है ना? यहां पर फ्यूल रॉड क्यों? क्योंकि इसी में हम क्या करवाना चाहते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर फ्यूल रॉड हमने रख दिया। तो ये जो फिगर में आपको दिखाई दे रहे 4 फ्यूल रॉड मैंने बनाई हैं, और ज्यादा रखी जाती है, पर हमने 4 यहां पर बना के आपको दिखाई हैं। तो देखो ये लेमिनेशन इनका किया गया है, ये दोनों को समझाने के लिए कि दोनों ही फ्यूल रॉड्स हैं। यहां लिखा मैंने फ्यूल रॉड्स, ईंधन कहते हैं, ईंधन छड़े, इसको क्रोड कहेंगे, ये ईंधन छड़े हैं। और ईंधन किसका बना हुआ है? यूरेनियम 235, वही वाला जो 3-4% प्योर वाला लाए हैं हम बना के। तो ये हमने यूरेनियम की रॉड अंदर लगा दी। क्यों? ये हमारा ईंधन है। जैसे चूल्हे में आप लकड़ी लगाते हो, गैस में ईंधन कौन होता है? गैस, एलपीजी आपका ईंधन होता है। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ जलने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जलने के लिए कौन है? यूरेनियम 235, इसलिए इसको हमने बोल दिया फ्यूल रॉड्स। अब ये जलना शुरू हो जाएगी, मतलब इसमें रिएक्शन स्टार्ट, जलना शुरू हो जाएगी मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो भैया कंट्रोल करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे करना है ये काम? देखो कैसे करते हैं। ये एक, इसके ऊपर एक हैंगर, ये स्टैंड लगा हुआ है। इस स्टैंड में ये रॉड्स आप देख रहे होंगे लटकी हैं, देख रहे हैं आप? ये क्या है? ये देखो यहां लिख दिया मैंने, इनको बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रक छड़ें। ठीक है ना? ये कंट्रोल रॉड्स हैं, काहे की बनी है? कैडमियम। देखो ये जितने भी पार्ट है ना, 2 चीज आपको पढ़नी है, काम क्या है उसका और वो बना किस चीज का है। ठीक है? कोर का काम क्या है? रेडिएशन का लीकेज बाहर नहीं जाए। बना काहे का होता है? स्टील का, मोटी दीवार का। इसके बाद हमने फ्यूल रॉड्स पढ़ी। फ्यूल रॉड्स का काम क्या है? यही रिएक्शन करके हमको एनर्जी देंगी। और बनी काहे की है? यूरेनियम 235 की रॉड्स हैं ये। इसके बाद बीच बीच में जो रॉड्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये कंट्रोल रॉड्स हैं, नियंत्रक छड़ें, यही है जो रिएक्शन को कंट्रोल करेंगी। तो हम जब देखते हैं ये कैडमियम की बनी होती हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है, रिएक्शन बहुत स्टार्ट हो गया, हीट बहुत ज्यादा निकल रही है। हम कैसे जानेंगे कि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया? तब तो स्टील के भीतर बंद है। तो हम ऐसे जानेंगे, हमने सब में ना बहुत थर्मामीटर लगा के रखे हैं, थर्मामीटर, इनमें थर्मामीटर ऐसे लगा के रखे हुए हैं, हम उसमें टेम्परेचर पढ़ते चले जाते हैं, देखते रहते हैं बार बार
टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और अगर उसका टेम्परेचर एक निश्चित ताप से ऊपर होने लगेगा, हम जान जाएंगे कि अब ये दिक्कत कर सकता है। समझ रहे हैं ना? जब तक टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर रेड लाइन से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, हम समझ गए कि अंदर हीट, अंदर में रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, क्योंकि हम अंदर तो नहीं देख सकते हैं, बंद है, सब पूरा पैक है चारों तरफ से, पर रिएक्शन हम कहां से समझ जाएंगे कि ज्यादा फास्ट हो रही है? थर्मामीटर से। उसका टेम्परेचर एक डेफिनेट टेम्परेचर से जब ऊंचा जाने लगेगा, रेड लाइन को क्रॉस करना शुरू कर देगा, हम जान जाएंगे कि अंदर में रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई है और अब रोकने की जरूरत है। तो हम क्या कर देंगे? मार देंगे इसको धक्का। जैसे ही धक्का मारेंगे ये पूरा जाके नीचे बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो क्या होगा? ये रॉड इनके बीच में आ जाएंगे ऐसे। अब यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो दूसरे यूरेनियम तक नहीं पहुंचेंगे। बीच बीच में रॉड आ गई, ये रॉड आ गई, और ये यूरेनियम यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो अब क्या होगा? इस यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन निकल रहे होंगे, अभी तक वो जाते थे, इससे टकरा जाते थे तो तोड़ना शुरू कर देते थे। अब जब बीच बीच में ये रॉड आ गई तो ये वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब जब पहुंच नहीं पाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। धीमी पड़ जाएगी। जब हम देखेंगे टेम्परेचर फिर से नीचे आने लगा है, रेड लाइन से नीचे आ गया, अब डेंजर का कोई काम नहीं है, फिर से उसको हमने बाहर खींच दिया, पूरा का पूरा ये हैंगर। और ये हमको नहीं करना पड़ता, मतलब किसी को नहीं करना पड़ता है, ये सब ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड होता है, सब ये कंप्यूटराइज्ड सब रहता है। किसी आदमी को उसके पास जाना नहीं पड़ता। यहां से बटन दबाएंगे, वो ऑपरेटेड होता है कंप्यूटर, वो सीधे बाहर आ जाएंगी रॉड्स, बटन दबाएंगे वो रॉड नीचे चली जाएंगी। तो रिएक्शन को कैसे कम कर सकती हैं, समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? क्या कर देंगे? हैंगर को बटन दबाया, हैंगर नीचे चला गया। जो न्यूट्रॉन्स निकल के जाके तोड़ रहे न्यूक्लियस को, वो अब बीच में रॉड फंस गई आके, अब उनकी वजह से इधर जा नहीं पाएंगी, तो रिएक्शन रुकने लगेगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ रहा है, कहां से देखेंगे? थर्मामीटर। टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें भी हमको कम भरोसा है। मैंने बोला ना, सेफ्टी का स्टैंडर्ड बहुत चाहिए। रिएक्शन होए चाहे ना होए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमको इसमें भी कम भरोसा है। हम इसका अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं कि बाई चांस हमने कभी ये रॉड बाहर निकाली और हमने देखा कि रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, हम बटन दबा रहे, रॉड अंदर ही नहीं जा रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती, फंस गई यही रॉड वो। अब हम बटन दबा रहे हैं यहां से, वो अंदर नहीं जा रही है, तो रिएक्शन बढ़ते जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम एक और अल्टरनेटिव लेके चलते हैं। ये जितनी फ्यूल रॉड्स आपकी देख रहे हैं, इस हर फ्यूल रॉड के ऊपर एक एक पाइप टांग के रखते हैं ऊपर, और ये पाइप बना होता है लेड का। इसको हम बोलते हैं सेफ्टी ट्यूब्स। ये देखिए नाम बेटा लिखा गया है, सेफ्टी ट्यूब। ट्यूब जैसा बना है ना, पाइप जैसा, तो इसको हम बोलते हैं सेफ्टी ट्यूब्स। काहे का बना होता है? लेड का। अब हमने देखा कि हम फिर से थर्मामीटर में देखा, रेड लाइन को उसका जो टेम्परेचर है वो क्रॉस कर गया। क्रॉस कर गया तो हम जल्दी जल्दी में आए और हमने जो भी कुछ था गिरा दी, रॉड गिर गई, रिएक्शन धीरे धीरे वीक हो गई, ठीक है, सब चीजें नॉर्मल हो गई। फिर हमने बटन दबाई, रॉड फिर बाहर आ गई, रिएक्शन फिर स्टार्ट हो गया। अब दोबारा देखा कि फिर से बड़ी तेज रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है, थर्मामीटर में हमें रेड लाइन क्रॉस कर रहा है वो टेम्परेचर। अब हम बटन दबा रहे हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, यार मशीन है, चलते चलते कभी तो बिगड़ सकती है ना। तो उसमें क्या हुआ, हमें देखा वो रॉड नीचे नहीं जा रही है, तो अब हम तो हलचल मच जाएगी अगर नहीं हुआ ये तो हम क्या करते हैं, हर ईंधन की जो छड़ है, फ्यूल रॉड, हर फ्यूल रॉड के ऊपर एक एक पाइप ऐसे लटका के रखते हैं। ऐसा ये रॉड है, इसको पर पाइप लटका के रखा है। अब क्या होगा, तो हम पाइप वाली बटन दबा देंगे, अब ये जाके इसको ढक लेगा, सब में पाइप ऐसा जाके ढक लेगा, जाके इसको इस तरह से। अब क्या होगा, ये पाइप किस चीज का है? लेड का। अब ये लेड ने पूरा जाके यूरेनियम रॉड को ढक दिया, तो अब तो रिएक्शन बंद ही हो जानी है। क्यों? क्योंकि अब जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो किस में पड़ जाएंगे? पाइप में, और लेड उनको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रिएक्शन अब तो रुक ही जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। इसके बाद जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको मैकेनिक ठीक करेगा और बाद में हम ऑपरेट करेंगे मशीन के द्वारा। समझ रहे हैं ना? तो ये दो अल्टरनेटिव हम रखते हैं, या तो कैडमियम की रॉड से हम रिएक्शन को कमजोर करवाएंगे, नहीं होगा, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती, फंस गई रॉड, तो फिर हम सेफ्टी ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे।
समझ आ गया क्या काम है, काहे की बनी हुई है। तो क्या क्या पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 मॉडरेटर पढ़ेंगे। मॉडरेटर यहां पर ये जो पूरा ये बना हुआ स्टील का भीतर, ये कोर जिसको कहते हैं, इस कोर के भीतर ये आप देख रहे हैं कुछ भरा हुआ है। इस पे ये जो भरा हुआ, आप सोचोगे तो सभी जगह भरा है, हम बताएंगे सब जगह जो भरा है क्या क्या कहां भरा हुआ है। यहां जो भरा है ये भरा हुआ है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर। यहां पर कौन भरा हुआ है, हैवी वाटर। और अब आप समझ गए होंगे कि हैवी वाटर हमने भरा ही क्यों, क्या समझ पाए या बताने की जरूरत है। हैवी वाटर हमने इसलिए भरा क्योंकि एक यूरेनियम रॉड से जब न्यूट्रॉन निकलेंगे तो यहां कौन उनको मिलेगा, सबसे पहले न्यूट्रॉन मिल जाएंगे और न्यूट्रॉन से टकरा के वो अपनी स्पीड को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे और फिर जाके अगले यूरेनियम की रॉड से टकराएंगे और उसके न्यूक्लियस को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आ गया समझ में, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहाँ भरा हुआ है जिसे आप हैवी वाटर भी बोलते हैं, स्टील के इसके भीतर, ठीक है। ये स्टील की जो कोर है ना, इसके चारों तरफ ही हमने एक जैकेट बनाई हुई है, जैकेट कहते हैं इसको। ये जो जगह बनी हुई है ना, ये जगह ऐसी बनी है ना, इसको जैकेट बोला जाता है। एक ये जैकेट हमने बनाई हुई है। तो जो ये जैसे आप जैकेट पहनते हैं सर्दी के मौसम में, तो आपकी बॉडी और जैकेट के बीच में कुछ गैप रहता है कि नहीं रहता, तो ये गैप है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, जैकेट। इस जैकेट में क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक पंप लगा हुआ है और ये कुछ भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये जो भरा हुआ है इसको बोलते हैं कूलेंट, मॉडरेट। इसको, हाँ ये तो बताया नहीं मैंने, यहां ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर भरा हुआ है मैंने, इसको बोलते क्या है, मॉडरेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है मंदक। मंदक क्यों, क्योंकि ये जो यूरेनियम से हाई स्पीड न्यूट्रॉन निकलेगा उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा, मंद कर देगा उसको, इसलिए इसका नाम क्या है, मंदक। और मंदक के लिए हम हैवी वाटर का भी इस्तेमाल कर देते हैं और चाहे तो लिक्विड ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लिक्विड ग्रेफाइट भर देंगे, फिर भी न्यूट्रॉन की स्पीड इतनी हो जाती है कम, ताकि वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सके। यहां पर आते हैं, ये कूलेंट यहां पर भरते हैं। यहां पर अब ये हैवी वाटर नहीं है, देखो ये कूलेंट है, हिंदी में इसको बोला जाता है शीतलक। काहे शीतलक, अब इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब हम इस हीट को निकाल के ले जाना चाहते हैं। अब हीट कैसे निकालेंगे हम, हीट को लेने का तरीका क्या है आपका। हीट को आप चूल्हा भी जलाते हो तो भी हीट का लेने का तरीका क्या है, उसके ऊपर बर्तन में पानी रख देते हो, उसमें हीट आ जाती है। आप ऐसे तो हीट नहीं निकालते ना सीधे, हीट के लेने का तरीका हमारा ये बड़ा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहां भेजते हैं किसको, कूलेंट को, शीतलक। और शीतलक के रूप में हम यूज किसका करते हैं, तो शीतलक के रूप में हम लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, या तो हम प्रेशराइज्ड वाटर यूज करते हैं। बहुत हाई प्रेशर पर वाटर को हम यूज करते हैं, पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका दाब कैसा होना चाहिए, बहुत ऊंचा दाब होना चाहिए उसका। ऊंचा दाब होने से क्या होगा, देखो इसका टेम्परेचर बेटा स्टील का इतना कोर का ज्यादा होता है। तुम नॉर्मल वाटर भेज दोगे ना, अगर नॉर्मल वाटर, तो ये नॉर्मल वाटर वैसी ही कंडीशन होगी जैसे गर्म तवे में पानी की एक बूंद गिर जाती है ना, तो कैसा हो जाता है, एकदम छन्न से आवाज आती है और पता नहीं लगता पानी कहां चला गया, वेपर बन के चला जाता है। क्यों, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और इस स्टील की कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब अगर नॉर्मल वाटर में यहां से भेज देता तो ये वैसे ही होता था जैसे तवे में पानी डालते हो आप, और यहां से ऊपर कौन जाता, भाप। हम चाहते हैं कि जो पानी हम भेजे वो पानी ही जाए, हम इस स्टील की कोर से हीट निकालना चाहते हैं बाहर। तो हम इसमें प्रेशराइज्ड वाटर, उच्च दाब पर बना हुआ पानी या द्रव सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। इनका क्या होता है, इनके साथ ये अच्छी चीज है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है, 500-700 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। मतलब 700 पे अगर टेम्परेचर इनका होगा तो ये भाप में बदलेंगे, इससे पहले भाप में नहीं बदल सकते। तो अब हमने इसको भेजा, ये पंप लगा है, पंप चालू किया, इसने इसको भेजा कूलेंट को, शीतलक को, ये भेजा, इधर से भी कुछ कूलेंट गया, कुछ कूलेंट यहां से चला गया,
चारों तरफ स्टील के कोर को ये कूलेंट क्या करता है, टच किया। इसने टच किया तो इसकी हीट जो थी इस कूलेंट ने निकाल ली। जो इसके अंदर हीट पैदा हो रही थी, ऊष्मा बन रही थी, उस ऊष्मा को कूलेंट ने ले लिया। यानी कि कूलेंट अब कैसा हो गया होगा, गर्म। कितना, 500-700 तक हो जाएगा। समझ रहे हैं? और स्टील के कोर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम। इसीलिए इसका नाम क्या रखा, शीतलक। नॉर्मल आप घरों में देखो, इंजन अगर है आपके घरों में तो आप देखते होंगे उसमें एक कूलेंट लगा होता है और पानी एक तरफ से गर्म निकलता है, एक तरफ से ठंडा पानी जाता है, एक तरफ से गर्म पानी निकलते रहता है। याद है आपको? तो वो क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर के पार्ट बहुत ज्यादा गर्म मत हो जाए। तो वो चीज यहां पर, इसके दो फायदे, एक तो ये जो प्रेशराइज्ड वाटर भेज रहे हैं हम यहां से, ये इसकी क्या ले लेगा, हीट। दूसरा, इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देगा, तो ये गले लेगा नहीं। समझ रहे हैं? अब ये जब कूलेंट यहां से गया, लिक्विड सोडियम या प्रेशराइज्ड वाटर, इसके साथ टच हुआ। अगर इसके साथ टच हुआ, इसने इसकी क्या कर ली, हीट ले ली। हीट लेके ये ऊपर गया। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 500-700 के आसपास। लेकिन क्या ये भाप में बदला, भाप में नहीं बदला। क्यों? प्रेशर बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अभी भी काहे में है, अभी भी लिक्विड ही है। समझ में आया? लेकिन गर्म बहुत है, इतना ज्यादा गर्म है, 500-700 के आसपास टेम्परेचर है इसका। अब इसको हम यहां से ले जाते हैं, ऐसा पंप भेज रहा है तो हम इसको यहां से ले जाते हैं और यहां इसको डाल देते हैं। ये इतना टेढ़ा मेढ़ा यहां बना देते हैं। अगर सीधा बना देते, पाइप लगा देते, तो क्या होता आप समझ सकते हैं। सीधा पाइप लगाते तो ये पानी इसमें जाता और धड़ से नीचे गिर जाता आकर। हम चाहते हैं कि ये धड़ से नीचे ना गिरे। ये 500-700 डिग्री का टेम्परेचर लेके आया है ना, ये सब हमें दई के जाए, हमें इतना चाहता, ये भी लेके मत जाए आगे। पूरी हीट जितनी है यहां से लेके आया है स्टील की कोर से, ये पूरी हीट हम इसकी निकाल लेना चाहते हैं। इसलिए हम इस प्रेशराइज्ड वाटर को या लिक्विड सोडियम को ना वहां बार बार ऐसा 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 उसको घुमाते हैं हम। क्यों? अब आप समझ रहे होंगे। फिर से सीधा पाइप बना देते तो क्या होता, ऊपर पानी जाता, गर्म है, और वो धड़ से नीचे गिर जाता। जब तक आप इसकी हीट निकाल पाओ तब तक पानी तो नीचे चला जाता ना। तो हमने उसको क्या किया, ऐसा घुमाया, बहुत घुमा दिया उसको हमने, इतना घुमाया कि ये यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, और उसको नीचे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। और जितना वक्त लगेगा उतनी देर में हम उसके भीतर की पूरी हीट खींच लेंगे। समझ आया? और यहां पर देखो, इसके चारों तरफ भी, तो यहां पर वो क्या आ रहा है, यहां पर वही 500-700 डिग्री वाला कूलेंट अभी चल रहा है। और उसके चारों तरफ देखो, ये एक और चैम्बर बना दिया हमने। इस चैम्बर में हमने नॉर्मल वाटर भर दिया। समझ आया? अब ये नॉर्मल वाटर यहां भरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये कितना टेम्परेचर है, 500-700। ये नॉर्मल वाटर इसको टच करता है। नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100, और इसका टेम्परेचर भीतर वाले का 500-700। तो ये तो जाता है एकदम वेपर में बदल जाएगा। तो ये जैसे ही इसको टच करता है ना, इसकी भाप बन जाती है और स्टीम बन के ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है ऐसे। समझ रहे हैं? तो इसको ये टेढ़ा मेढ़ा बनाने का क्या लक्ष्य है, समझ पे आया? ठीक है ना? और इसकी पूरी हीट हमने क्या कर ली, ये जितनी देर 2 मिनट 1 मिनट लगेगा इसको घूमने में, उतनी देर में नॉर्मल वाटर जो हम भेज रहे हैं, ये पूरी हीट क्या कर लेगा, इसके अंदर की ये हीट ले लेगा। और हीट लेके अब ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, वाटर, क्योंकि इसकी हीट पूरी निकाल दी गई। तो जब ये नीचे यहां पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर फिर से उतना ही हो जाएगा जितना भेजा गया था। समझ आ रहा है? अब ये फिर तैयार है। जैसे ही पंप के पास पहुंचा, पंप ने फिर ढकेल दिया कि जाओ फिर हीट लेके आओ। तो बेचारा ये पानी फिर चला, फिर इसने हीट लिया, हीट लेके यहां से आया और पूरी हीट यहां दे गया। फिर जब नीचे आया फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। पंप ने फिर भेजा कि फिर जाओ हीट लेके आओ। समझ रहे हैं? ये इसका चलता रहता, किसका, कूलेंट का। तो ये जो पाइप है, इस पूरे पाइप में क्या चल रहा है, कूलेंट ही भरा हुआ है, लिक्विड सोडियम या प्रेशराइज्ड वाटर। इतना समझ में आ गया? अब हमने इसको काहे में कन्वर्ट कर लिया,
स्टीम में कन्वर्ट कर लिया। और इस पूरी ये जो प्रोसेस यहां पर हो रही है, ये पूरी पार्ट को हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, क्योंकि हीट को एक्सचेंज कर रहा है, एक जगह से लाके दूसरी जगह दे रहा है। वहां से लाता है यहां दे देता है, वहां से लाता है यहां दे देता है। तो ये हीट का लेन देन कर रहा है, एक्सचेंजमेंट कर रहा है। यहां से लिया यहां दिया, तो हीट का लेन देन कर रहा है ना ये। इसलिए इस पार्ट का हमने नाम रख दिया कि ये क्या बना है, हीट एक्सचेंजर बना हुआ है। अब ये स्टीम गई, स्टीम भाप बड़ी स्पीड में जाती है, स्टीम इतना हाई टेम्परेचर क्योंकि उसका है। अब ये बड़ी स्पीड में जाती है और ये जाके नीचे यहां मारती है इसको धार से। यहां पर हमने क्या लगा के रखा है, ऐसा एक फैन लगा के रखा है। स्टीम जाती है, इसको ऐसा मारती है। जब ये इसको ऐसा मारेगी तो ये फैन क्या होने लगता है, ये बड़ी जोर से घूमना शुरू कर देता है और इतनी तेज एकदम नाचना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। इससे एक शाफ्ट लगाई है, वो शाफ्ट हमने जनरेटर में डाल दी। क्या होगा, ये स्टीम आएगी, इसको घुमाएगी, पंखा घूमेगा, इससे शाफ्ट लगी हुई है, जनरेटर की कॉइल बनी हुई है इससे, तो इससे जनरेटर की कॉइल घूमेगी। नॉर्थ और साउथ पोल जनरेटर हम नहीं बताएंगे, ये आप पढ़ चुके हो। तो जनरेटर की कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होगा और फिर वो सब कुछ होगा जो बिजली बनने में होता है। तो ये जनरेटर चलना शुरू कर दिया। जनरेटर चलने के लिए पेट्रोल यूज किया आपने, डीजल यूज किया आपने, कोयला यूज किया आपने, नहीं, क्या यूज किया, यूरेनियम। समझ आ रहा है आपको हमारी बात। तो इस तरह से हम जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर चलाएंगे, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी आगे चलना शुरू हो जाएगी, बिजली बनेगी, आपको बिजली मिलेगी। लेकिन इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, यूरेनियम। नहीं समझ में आया? अब ये बताइए, ये पूरा आपको समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सभी लोग? ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है और हीट एक्सचेंजर वैसे तो उसी में आ जाता है, ये कोई अलग से पार्ट नहीं है। और एक चीज देखिए, 7वां ये भी हो सकता है, ये इसके बावजूद भी, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इसके बावजूद भी कंक्रीट की 1 मीटर मोटी दीवार, कंक्रीट समझते हैं? अरे सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, इसका जैसे आप दीवारें बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, छत डलती है ना, इसकी लेंटर पड़ता है जिसको बोलते हैं, ऐसी 1 मीटर मोटी दीवार, इतनी मोटी दीवार रखी जाती है उसकी, केवल इतनी मोटी दीवार के भीतर उसको रखते हैं। देखो पहले तो स्टील ही मोटा, उसके चारों तरफ दीवार भी मोटी, ऐसे ये पूरा, इतना पूरा इसको ढक के रखा जाता है। इसको बोलते हैं डोम, गुंबज इसको बोलते हैं। तो जब भी आप कभी रिएक्टर का अगर आप सर्च करोगे उसमें इंटरनेट में, तो रिएक्टर का वही डोम आपको दिखता है। ऐसा लगेगा तो बट ईंटा से बनी है, मतलब कंक्रीट की बनी हो, तो यही दिखती है बाहर से, आपको अंदर का नहीं दिखता जो पार्ट होते हैं। ये इस तरीके से एक डोम बना रहता है इस पे, ऐसा ये पूरा एक गुंबज बना रहेगा ये। और ये कंक्रीट की मोटी दीवार कितने मीटर की होती है, 1 मीटर। मतलब इसकी दीवारें, आप बैठे हो कमरे में, 1-1 मीटर की दीवारें बनी हो, ये समझ लो। समझ रहे हैं? क्योंकि रेडिएशन का लीकेज नहीं चाहिए भाई। देखो कुछ भी हो, खतरा हमको नहीं। उसके बावजूद भी जो लोग इसके आसपास काम करते हैं ना, उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, और ऐसी यूनिफॉर्म होती है जो कि जिसमें लेड लगा रहता है कि अगर कोई न्यूट्रॉन कहीं से आ भी जाए, रेडिएशन कहीं से आ भी जाए, तो रेडिएशन वो यूनिफॉर्म में उसकी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, अंदर बॉडी में नहीं जाए। तो पूरी यूनिफॉर्म होगी, बाकायदे पूरा ऐसे बंद चेहरा भी उनका, ग्लास लगे रहेंगे, केवल वो देख सकेगा। तो जो लोग उसके आसपास, इसके डोम के आसपास वर्क भी करते हैं ना, उनकी पूरी यूनिफॉर्म होती है, उनकी पूरी अपनी यूनिफॉर्म होती है। और उनको लगातार कुछ कुछ समय में उनके टेस्ट और दवाइयां भी उनको दी जाती हैं, ताकि उनका इम्यून सिस्टम हाई रहे, नुकसान नहीं होना चाहिए उनको। समझ में आ गया? अब हमने समझा दिया है, हमने अपना काम कर दिया है, आपको अपना काम करना है। आप सोचेंगे हमारा क्या काम है? आपका ये काम है कि हमने लिखा नहीं है इसके बारे में कुछ भी, है ना? तो ये सभी बच्चों को करना है घर जाकर के। आप अपनी बुक ले लीजिए कोई भी, जिसमें आपको लगे कि इसमें ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा लिखेंगे। 2 बातें मेन चीजें बस,
जितने भी पार्ट इस पे आए, ये डोम 7th पार्ट हो जाएगा, कंक्रीट का जो ये डोम बना हुआ है आपका। तो 6, 7, 8 भागों में जितने पार्ट में लिखा होगा उसको आपको नोट करना है। और मेनली लिखना क्या क्या चीजें, जैसे ही कोई चीज आप हेडिंग डालोगे, उस हेडिंग, जैसे हमने फ्यूल रॉड हेडिंग डाल दी, तो उसमें मुझे 2 बातें बतानी है। एक तो इसका काम क्या है, और दूसरा ये चीज बनी किस चीज की है, कौन सा मटेरियल हम इस पे यूज कर रहे हैं। तो ये सभी स्टूडेंट को अपने आप से करना है। कर लेंगे आप सब लोग? क्या करना है बताओ? इसका एक शॉर्ट नोट आपको अपने घर में तैयार करना है, अपनी अपनी बुक्स से। जो भी बुक से लगता है कि इसने ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है, उससे आप तैयार कर लो, लिख लीजिए। और जब भी कोई हेडिंग डालना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर डाल दिया तो आधा पेज भर दिया, नहीं यार, बस 2-2, 3-3 बातें कि ये काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और उसका बना किस चीज का है, बस इतना जिक्र आपको करना है और कुछ नहीं। समझ आ रही बात आपको? ये पूरा आप करके लाइए, हम अगली क्लास में चेक करते हैं आपसे, ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। अब इसमें क्या कुछ बचा है, थोड़ी चीज बच गई है आज पढ़ने से, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या बच गया है? छोटी चीज ये बची है कि इसका फायदा क्या है। जब इतना बाउंडर कर रहे हो तो अगर फायदा क्या है, दूसरी चीज इसमें रिस्क क्या है, इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, और दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, इसके रिस्क। और इसके बाद नाभिकीय संलयन स्टार्ट कर देंगे। और आपको एक चीज बता दें, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन तो ऊर्जा में इसका भी बाप है। नाभिकीय संलयन में जो एनर्जी मिलती है ना, वो इससे भी बढ़ चढ़ के है। आप देखेंगे, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।